तो चलिए इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको बता देता हूं कि आज जो हम सेट पढ़ाने चल रहे हैं वह अकाउंटेंसी का होगा और सेट 1 होगा, जिसमें 1 से लेकर 60 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज हम डील करेंगे। और निश्चित रूप से आपको इस तरह का 4 सेट आपको हम ऑनलाइन क्लास में लेकर आएंगे और आप 4 सेट ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से सुने, याद करें, समझे। और आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा जो 4 फरवरी से होने जा रही है उसमें निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे आगे के कड़ी बढ़ाते हुए चल रहा हूँ। तो सेट 1 में जो बातें करते हैं उसमें देखिए सबसे जो पहला स्क्रीन पर क्वेश्चन रखा हुआ है, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि के विभाजन किया जाता है। कि कह रहा है कि कोई मतलब एग्रीमेंट ना हो, पार्टनरशिप जब बनता है और उसमें एग्रीमेंट का अभाव हो तो उस समय जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको किस बेस पर बांटा जाता है, तो उसको बोला जाता है कि उस पर बराबर में बांटा जाता है। यानी इसका ए नंबर आंसर राइट होगा, बराबर में बांटा जाता है। यानी आपको मैथ बनाने के दरमियान में बताया जा चुका होगा कि कोई किसी भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो, अगर साझेदारी का अभाव है तो वहाँ पर इक्वल रेशियो में हम उसके प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर मेरे 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित लेनदार का लेखा करने पर हुआ क्या। कह रहा है जो मतलब साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के अपलिखित लेनदार को लेखा करने पर क्या होगा। तो लिख रहा है कि वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, वर्तमान साझेदार को हानि होगा, वर्तमान लाभ होगा न हानि होगा, इनमें से कोई नहीं। ये आपको हो गया वर्तमान साझेदार को हानि होगा। यानी कोई ऐसा लायबिलिटी है जिसको देना नहीं हम लोग को था, हमारी पुस्तक में नहीं था, अब ऑटोमेटिक आ गया कि भाई आपको देना पड़ेगा, इस तरह देना तो पड़ेगा, तो हानि होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे पास है, परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि के अंतर्गत साझेदारी पूंजी खाते के ब्याज क्रेडिट किया जाता है। 3 नंबर जो सवाल है वो लिख रहा है कि आप बताइए जो मतलब फंक्चुअल कैपिटल है उसका जो भी इंटरेस्ट उस पर लगे तो उसको क्या किया जाता है। कि आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ऑप्शन पर पहले जाना पड़ेगा। लाभ हानि खाते में नहीं, ये देखिए इंटरेस्ट खाते में नहीं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इसका ए आंसर होगा। कुछ सवाल होंगे जिसको ऑप्शन के हिसाब से उसका आंसर तय किया जा सकता है, यानी उसमें बदलाव हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। कह रहा है पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप क्रिएट करते हैं उस खाते जो रिवैल्यूएशन बनाते वक्त जो आपको पुराने साझेदार के पूंजी खाते हस्तांतरित किया जाते हैं, कहाँ किया जाता है, पुराने लाभ हानि अनुपात में, नए लाभ अनुपात में, समान अनुपात, इनसे कोई नहीं। देखिए इसका जो आंसर होगा ये एब्सोल्युटली बहुत करेक्ट चीज़ है, सिंपल बात याद देखिए। रिवैल्यूएशन लेजर बना रहे हैं उसमें जो भी बैलेंस फिगर आता है उसको शेष बोला जाता है, तो उसको किस आधार पर पार्टनरों के बीच में बंटवारा किया जाता है, तो ओल्ड रेशियो यानी पुराने अनुपात में बंटवारा किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। अब चलिए अगला जो प्रश्न मेरे स्क्रीन पर, एक फर्म में जेड को लाभ का 1/4 अंश देकर प्रवेश किया जाता है, वह ख्याति के लिए इतना लाता है, एक्स वाई द्वारा या पुराने साझेदार एक्स वाई द्वारा लिया जाएगा। तो पूछ रहा है कि बताइए जो नया पार्टनर जेड फर्म में आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए और ख्याति की राशि 30 साल लेके आता है, तो उसको किस अनुपात पर बांटिएगा। मतलब गुडविल, नए पार्टनर द्वारा गुडविल लाई गई राशि को किस अनुपात में पुराने पार्टनर टेकन ओवर करेंगे। तो ये बहुत बार मैथ में मिल चुका है, इसलिए ऐसे सवालों में ज़्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए लिखा है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में 100% गलत, नए लाभ 100% पूंजी अनुपात, यानी इसको बांटा जाता है त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइस रेशियो के आधार पर इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनरों के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर हम देख लेते हैं, 6 नंबर आता है। आप सिर्फ मन लगाकर वीडियो देखिए और आपके साथ ये सारे एक क्वेश्चन का हम आपको डिटेल में आंसर समझाएंगे, सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे, आंसर क्यों हो रहा है उसका भी रीजन आपको प्रयास रख रहे हैं। तो चलिए मेरा नेक्स्ट प्रश्न आया है, आपके सामने स्क्रीन पर है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित संपत्ति का लेखाकरण। देखिए कोई ऐसा संपत्ति है जो अपलिखित करना है और संपत्ति वो मतलब और रिकॉर्डेड एसेट है, जो एसेट आपको
नहीं था लेकिन अब आ गया तो आपके लिए क्या होगा, तो वर्तमान साझेदार के लाभ होगा, वर्तमान साझेदार के लाभ होगा। यानी इसका आंसर जो पहला ही होगा, एसेट है तो लाभ होगा और लायबिलिटी है तो क्या होगा, हानि होगा। इसलिए वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, इसका आंसर होगा साझेदार के प्रकृत संपत्ति लेखा करने का वर्तमान साझेदार का लाभ होगा। इसका आंसर जो भी आपके सेट में होगा मिस प्रिंटिंग मानिएगा, यानी इसका आंसर लाभ होगा। यानी ये आपका अपलिखित संपत्ति है, लाभ होगा। अगर वही अपलिखित दायित्व होगा तो हानि हो जाता है। किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्ति के पुनर्गठन लाभ को पूंजी खाते में जमा किया जाता है। कह रहा है किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो उसकी जो मतलब पुनर्मूल्यांकन लाभ को किस में जमा किया जाता है, 7 नंबर ऑप्शन कह रहा है। तो यहाँ पर किसी भी साझेदार की मृत्यु अगर हो, अगर इवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं और इवैल्यूएशन क्रिएट में जो लाभ होता है वो सभी पार्टनरों के बीच में जमा किया जाता है, यानी यह ऑल ऑफ पार्टनर होगा आंसर, इसका बी होगा आंसर। और इस तरह का देखेंगे। अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी क्या कहलाती है। देखिए अस्थायी संपत्ति के मूल्य में जब भी कमी हो, कोई भी फिक्स एसेट के मूल्य में जब भी कमी हो तो उसको हम लोग ह्रास बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग को याद रखना होगा, कॉमर्स की दुनिया में है तो सब मामूली सी बात हम लोग उसको बोलते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चालू खाता है, करेंट अकाउंट है। करेंट अकाउंट है तो चालू खाता जो पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट होता है, चालू खाता पर्सनल अकाउंट है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर आपके पास ए होगा। देखिए हम आपको बीच बार वीडियो में एक बार और चीज़ आपको नोट करा दें कि हम लोग जो हमारे पास जो 4 सेट आपको लॉन्च करेंगे वो मेरे पास ऑफलाइन ऑनलाइन किसी तरह से आप जुड़े हुए हैं तो आपको जानकारी हो जाना चाहिए कि 60 का एक सेट है, इस तरह हम 60 का 2 सेट, इस तरह 60 का तीसरा सेट, इस तरह 60 का चौथा सेट हमारे पास होगा। और मतलब निकल गया टोटल देखिएगा तो 240 क्वेश्चन MQ होगा, मल्टीपर्पस क्वेश्चन आपके पास होगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को छोड़कर नहीं जाना एग्जाम में। आप एक 240 पढ़ने के बाद ही आपको मन है अलग से पढ़ना तो पढ़िए, लेकिन 240 आपके दिलो दिमाग में इसका आंसर होना चाहिए, तभी एग्जाम हॉल में जाइएगा आप कंफर्टेबल महसूस कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा। और आपको पहला पेपर का परीक्षा होगा तो उसी दिन पता चल जाएगा कि हाँ सर ने क्या बोले थे। फर्म के साझेदारों के आहरण पर ब्याज कह रहा है, जो फर्म के साझेदार होते हैं उनके जो ड्राइंग होते हैं उस पर ब्याज जो लगता है, जो ब्याज लगता है वो क्या होता है। राइटर पूछ रहा है कि वो क्या होता है। तो देखिए वो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। किसी भी साझेदार द्वारा अगर ड्राइंग की गई राशि हो और उस पर जो भी ब्याज हमको मिलता है वो हमारे फर्म के लिए आय होता है, इनकम होता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। चलिए वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। वर्तमान साझेदार लाभ अनुपात होता है फर्म के पुनर्गठन पर, फर्म का पुनर्गठन, फर्म के समापन, इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है कि आपसे राइटर सर है कि वर्तमान साझेदार के आधार पर कब किसी चीज़ का बंटवारा होता है, तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के यानी फर्म के पुनर्गठन पर होता है, इसलिए इसका आंसर आपके पास बी होगा। अब आते हैं XYZ है जो इतना अनुपात में बांटते हैं, भविष्य में इतना अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। X का त्याग अनुपात है क्या, पूछ रहा है। देखिए ये बड़ी सिंपल फंडा है, इसको मैथ के रूप में डिटेल किया है तो 4, 3 और 1 दिया है। इसको यानी हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पुराना दिया है आपको 5, 4, 3। देखिए अब इसको समझिए गौर से, ये 12, 12 और 12। अब इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, किसका, X और Y का त्याग अनुपात है। X और Y का त्याग अनुपात निकालना है तो देखिए X का निकालना होगा तो न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड यानी 4/8 और माइनस 5/12, इसको सोल्व कर लीजिएगा। फिर उसी तरह Y का सोल्व कीजिएगा 3/8 और 4/12, और इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वही इसका रेशियो होगा। इसलिए ऐसे प्रश्न का आप लोग अब सोल्व करके जो आएगा आंसर होगा, ऐसे इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसके सोल्व के हिसाब से आपको ये वाला आएगा 2/24 इसका आएगा, सोल्व कर लीजिएगा, आप सोल्व कीजिएगा 2/24 आएगा, और इसका भी आएगा 1/24। इस तरह का सोल्व करिएगा। चलिए फिर हम थोड़ा देर के लिए जो प्रश्न है, नीचे वाला प्रश्न ढक गया है, अब थोड़ा सा कोशिश करते हैं उसको पढ़ने के इंग्लिश वाला। तो देखिए इसमें लिख रहा है कि XY का अनुपात दिया है, ABC का अनुपात दिया और नया पार्टनर इतना आया है।
तो ये बताइए नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए ऐसे सवाल को भी मान कर चलिए कि ये सवाल आपके पास होगा, इसको माना कि 1 रुपया मानकर इसको डील करने के बाद इसका आपको मैथ में लंबा जाएगा, उसको निकालना पड़ेगा और जैसे निकल जाएगा उसका आंसर होगा 4:3:2। आप इसको बनाकर चेक कर लेंगे। आप लोग ऐसे कई बार इस तरह का मैथ सभी लोग पढ़े हुए हैं, इसलिए इसके लिए ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जो मेरे प्रश्न है 14 से आप देखेंगे। 14 मेरे स्क्रीन पर आया। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्य के वृद्धि परिणाम है। कह रहा है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्य वृद्धि क्या है। साझेदारी अगर गठन किया जाए, किसी संपत्ति के मूल्य बढ़ रहा है, किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है तो उसका क्या हो सकता है। वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, वर्तमान साझेदार को हानि होगा। देखिए किसी भी संपत्ति का अगर दाम बढ़े तो प्रेजेंट पार्टनरों को क्या होगा, ये लाभ होता है, इसलिए वर्तमान साझेदार का लाभ होगा। इसका आंसर होगा गेन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर के रूप में आएगा। अब आते हैं 15 नंबर। भारतीय साझेदारी 1932 की धारा 37 के अनुसार उत्तराधिकारी को ब्याज के लिए कितना % दिया जाता है। तो इसके आंसर होता है 6%। याद रखेंगे इसका आंसर होता है 6%। और चलिए 6% आंसर इसका होता है। अब अगला सवाल है x और y का अनुपात है और उन्हें भविष्य में समान बात करने के, देखिए समान कह रहा है तो देखिए x का त्याग यहाँ निकाल देते थोड़ा जगह, x का त्याग तो ओल्ड माइनस इसका 2/5 है और इसका नया होगा 1/2। इसको देखा जाए तो सॉल्व किया जाएगा 10 होगा और ये 4 होगा और ये 5 होगा। यानी देखिए इसमें एक माइनस में चला गया और माइनस में गया तो ये आपको सेक्रीफाइस कर रहा है और पूछ रहा है कौन साझेदार किस अनुपात में त्यागेंगे। तो इसका त्याग अनुपात यानी आपको x का ही आंसर आ जाएगा। 16 नंबर में आपको y का, चलिए y का ये त्याग निकाल रहा था तो ये इसको प्राप्ति हो गया, माइनस में आ गया तो इसको प्राप्ति हो गया, इसको प्राप्ति बोलेंगे। तो एक जब प्राप्ति करता है तो दूसरा त्याग करता है, इसलिए x अगर प्राप्ति करता है तो y इसका त्याग करेगा, ऐसे निकालिएगा तो माइनस में प्लस में आएगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अगला जो प्रश्न मेरे स्क्रीन पर आपके साथ लेकर आ रहे हैं तो चलिए अगला प्रश्न मेरे पास है 18 नंबर। 18 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसको थोड़ा सा समझेंगे। साझेदारी समझौते में परिवर्तन होता है, साझेदारी समझौता में अगर परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं। साझेदारी के मध्य संबंध बदले जाते हैं, साझेदारी व्यवसाय के अंत हो जाते हैं, साझेदारी फर्म का विघटन हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये 18 नंबर जो ऑप्शन है इस सवाल को समझेंगे। साझेदार के बीच रिलेशनशिप में चेंजिंग होता है, यानी इसका आंसर होगा ए, साझेदार के मध्य संबंध में बदले जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ए बी फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि को इतना अनुपात में विभाजित करते हैं, उन्होंने समान अनुपात लाभ हानि विभाजित करने का निर्णय लिया। तो ए का त्याग, देखिए ए का त्याग से बहुत अच्छा सवाल है। तो ए का हिस्सा है ओल्ड इतना बटा इतना और इसका समान हो गया इतना। इसको सोल्व करेंगे ये होगा और इसको सोल्व करेंगे तो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 4 होगा और ये 3 होगा। 1/6 इसका आंसर जो होगा तो आप देख सकते हैं 1/6 सी का आंसर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1/c होगा। और सी होने के नाते अब आपको अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल बहुत खूबसूरत है और आप समझ सकते हैं कि अभी के डेट में लॉकडाउन ने बहुत सारे चीज़ों में परिवर्तन किया है। आपको ये सुविधा हमारे तरफ से मिल रहा है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने इस सुविधा से जुड़ गया हूँ और आपके पास इस सुविधा से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी इसको पढ़ें और स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। जितना ही शेयर कीजिएगा मेरा मनोबल उतना ही हाई जाएगा और अक्सर इस पर हम इस तरह का काम कर लाएंगे। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, लाभ हानि समायोजन खाता। लाभ हानि समायोजन खाता प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या है। पूछ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। तो नाम मात्र का खाता है, सिर्फ नाम के लिए होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, उसमें रियल चीज़ को नहीं दिखाया जाता, नाम मात्र खाता है। निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करने का सिवाय है व्यवसाय प्रकृति नेचर ऑफ बिजनेस। कह रहा है जो गुडविल होता है वो क्या करता है तो ग्राहकों की स्थिति के बारे में, लोकेशन ऑफ कस्टमर को आकर्षित करने के लिए गुडविल काम आता है। बस विगत 3 वर्षों के लाभ इतना है, 2 वर्षों क्रय का ख्याति क्या होगा। देखिए सीधा बात है, गुडविल पूछ रहा है। देखेंगे यहाँ हम थोड़ा सा रफ एरिया यहाँ करते हैं, गुडविल पूछ रहा है तो गुडविल निकालने के लिए आपके पास ये तरीका होगा। ये 42,000 प्लस 39,000 प्लस 45,000 देखते चलेंगे और यहाँ पर भागा 3 इधर गुना 2 वर्ष कर दीजिएगा। जो सॉल्व कीजिएगा वो जो आएगा वो फर्म के गुडविल होगा, इसलिए इसका आंसर आपको 84,000 आना चाहिए। एक बार फिर आप चेक कर लेंगे, आप चलिए उसके बाद लाभ औसत
के आधार पर अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। कह रहा है जो औसत लाभ के आधार पर ख्याति गणना की जाती है, खरीदी गई वर्षों की संख्या, खरीदी गई वर्षों की संख्या, अधिलाभ। ये सवाल जो 23 नंबर सवाल है इसमें खरीदी गई वर्षों की संख्या यूज होंगे, यानी इसका आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है, गुडविल है, गुडविल है, पूछ रहा है गुडविल है, गुडविल क्या है? गुडविल अमूर्त संपत्ति है, यानी इसका बी नंबर आंसर होगा, अमूर्त संपत्ति होगा। अमूर्त संपत्ति याद रखेंगे, ऐसे सवाल आपसे नहीं छूटना चाहिए, ये बहुत ही इजी टाइप का सवाल था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वसीयत को माना जाना चाहिए, लाइजेसी को क्या माना जाना चाहिए? तो देखिए वसीयत को लायबिलिटी माना जाता है, ये नंबर ऑप्शन होगा, इसको याद रखेंगे। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा दिखाया जाता है, स्पेशल डोनेशन कहाँ दिखाया जाता है? तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। 26 नंबर में चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता समांतर दर्शाता है क्या? सरप्लस, कैपिटल फंड, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्सर जो होता है उसका एक अपना खूबी है कि उसका बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस दिखाता है, और यह रिसीव पेमेंट जनरली डेबिट बैलेंस ही होता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को जो पार्टनरशिप डीड का अगर अभाव हो तो वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म में कार्य करते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये पूछ रहा है कि एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट में क्या किया जाएगा? तो वेतन नहीं दिया जाएगा, सीधा सा बात है, वेतन नहीं दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी फर्म से साझेदार का संबंध होता है, प्रबंधक का, सेवक का, अभिकर्ता का, इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर जो सवाल है आप याद रखेंगे, पार्टनरशिप का संबंध पार्टनरशिप फर्म में एक अभिकर्ता यानी जस्ट लाइक पार्ट ऑफ एजेंट के तरह होता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए सी होगा। हम आधे क्वेश्चन के लगभग काम कर चुके, आधे क्वेश्चन आप बने रहेंगे, वीडियो अंत तक। थोड़ी सी कान पर कष्ट होगा क्योंकि आप ऐसे आदत से नहीं है शिकार, देखिए आप गाना सुनते हैं, मूवी देखते हैं, हेडफोन लगाए, तो इसको देखिए आपके परीक्षा है, आपके लिए बहुत जरूरी चीज़ हमें। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं। नए साझेदार व ख्याति की राशि नगद क्या कहते हैं? नए साझेदार तो गुडविल कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, यानी इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में जानेंगे। अब अगला सवाल है, पुनर्मूल्यांकन खाते में नाम पक्ष पर जमा पक्ष के अधिकार को क्या कहता है? देखिए बहुत सिंपल सवाल दिया है, 31 में दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि क्रेडिट साइड ज़्यादा हो और डेबिट साइड कम हो तो ऐसे कंडीशन में उसको क्या बोला जाता है? तो इसको लाभ बोला जाएगा। 31 नंबर का आंसर सी होगा, लाभ होगा। अब अगला बात हम करते हैं, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? साझेदार का दिवालिया होना तो एज ए कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अनिवार्य समापन होगा। इसका अनिवार्य समापन ये भी यही क्वेश्चन है परीक्षा में आएगा तो बहुत, इसमें से आप पढ़ेंगे सिर्फ, आएगा तो बहुत। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन 33 नंबर, आय व्यय खाता, इनकम इन एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन खाता है? पूछ रहा है कि आय व्यय खाता कौन से खाता है? तो देखिए ये सब तीन इनकम एक्सपेंडिचर के जितना क्वेश्चन है सबको याद करके जाएंगे एग्जाम में, ये ध्यान रखेंगे। नाम मात्र खाता होता है, इसको नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। नॉमिनल बैलेंस शीट में रियल होता है और नाम मात्र होता है, ठीक है। चलिए तरल संपत्ति में शामिल नहीं है। ये रेशियो क्वेश्चन हो सकता है, रेशियो हम आपको लेकर आएंगे थोड़ा दिन में। तो चलिए थोड़ा दिन में क्या जल्दी ही लेकर आ रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि तरल संपत्ति नहीं है, तरल संपत्ति नहीं है, तो तरल संपत्ति नहीं है तो इसमें तरल संपत्ति आपको स्टॉक होगा, स्टॉक नहीं होता है तरल संपत्ति, यानी इसका आंसर ये होगा, ये होगा इसका आंसर। एक समान साझेदार में अधिकतम संख्या कितना होता है? तो देखिए ऐसे तो 100 हो गया, लेकिन अभी रूल में कंसेप्ट के हिसाब से 50 ही लेकर चला जा रहा है, इसलिए 50 ही है, कुछ कारण से 50 है। पुराने साझेदार का त्याग क्या आप सूत्र पूछा है, पुराने साझेदार का त्याग, तो नया हिस्सा नहीं, गलत है, नया हिस्सा माइनस पुराना हिस्सा। देखिए यही होगा, यही होगा, नया हिस्सा नहीं, पुराना हिस्सा माइनस नया, पुराना हिस्सा माइनस नया, ए वाला होगा, बी वाला आंसर होगा, और रेशियो माइनस न्यू रेशियो होगा। 36 नंबर से आपका सूत्र पूछा है और इसका बी नंबर होगा। जब साझेदार के तरफ से फर्म की वसूली व्यय भुगतान किया जाए, जब साझेदार के तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय भुगतान किया जाए तो वसूली खाते, साझेदार के ऋण खाते, साझेदार के पूंजी खाते, यानी 37 नंबर जो आंसर होगा। इसमें देखिए कह रहा है कि 37 नंबर जो सवाल है इसमें आप देखेंगे, ये कह रहा है
कि किससे किया जाता है, साझेदार के, समझेंगे, जब साझेदार के तरफ से फर्म के द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है साझेदार के पूंजी खाते से किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसका ऑप्शन गलत होगा, ये आपको यहाँ गलत हो रहा है इसलिए इसको लिखेंगे पूंजी खाते से पेमेंट किया जाता है, यानी उसके जो कैपिटल उसी से तो पेमेंट करना है ना। एक गैर व्यापारिक संस्था के मान्य भुगतान होता है पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय। तो देखिए कह रहा है कि कोई आपके यहाँ काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको जो पेमेंट किया जाएगा वो रिव्यू एक्सपेंडिचर होगा, रिव्यू एक्सपेंडिचर होगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा, बी होगा। किसी प्रकार का खर्च हो तो रिव्यू एक्सपेंडिचर होगा। अब अगला जो प्रश्न मेरे स्क्रीन पर है उसको देखते हैं। 40 नंबर, ख्याति का मूल्यांकन प्रचलित विधि है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड ही प्रचलित है। 39 नंबर में सबसे सवाल है कि और एक इसमें और भी ऑप्शन के हिसाब से देखते तो लाभ विधि, देखिए सब प्रचलित है। अब देखिए इसका आंसर हम एक नहीं कह सकते, ऑप्शन में सारा सही दिया है, सभी विधि पॉपुलर है, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। और ये है लेकिन ये सब है तो ये भी मतलब प्रचलित है। निम्नलिखित दशाओं में से कब एक साझेदार फर्म की समाप्ति अनिवार्य रूप से होता है, कह रहा है किस दशाओं में, किस दशाओं में, तो कह रहा है जब साझेदार व्यवसायी गैर कानूनी घोषित कर दे, जब बिजनेस को गैर कानूनी घोषित किया जाए तो उसका समापन अनिवार्य हो जाता है। अधिकार अंश क्या है, पूछ रहा है राइट ऑफ शेयर क्या है, राइट शेयर क्या है। तो 41 नंबर जो क्वेश्चन है राइट शेयर के मतलब कंपनी के वर्तमान अंशधारक को निवृत्त किया जाता है, कंपनी के प्रवर्तक निवृत्त किया जाता है। देखिए ये 41 नंबर जो सी है इसमें आपको बी नंबर होगा, एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे समझ से बी ही होना चाहिए। चलिए बी ही होगा। अब अगला सवाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्क्रीन पर 42 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया उत्पाद है, वित्तीय, तो ये कह रहा है कि ये बताइए क्या है। तो जो 42 नंबर का ऑप्शन होगा वो अंतिम है, फाइनल है, एंडिंग है। वित्तीय उत्पाद प्रक्रिया क्या है, लेखांकन अंतिम होता है, जो सबसे अंत में किया जाए, सी आंसर होगा। अधिलाभ से आप क्या समझते हैं, सुपर प्रॉफिट से क्या समझते हैं। देखिए सुपर प्रॉफिट एक ऐसा चीज है कि जिसको आपको मैथ के रूप में पढ़ेंगे तो मैथ के रूप में तो औसत लाभ बाय समान लाभ, इसका सूत्र होता है, इसे याद कर ले, याद करना है, याद करना। चलिए, सिंकिंग फंड एक हिस्सा है, ये आपको बिहार बोर्ड का मॉडल जो सेट था उसमें आया हुआ था। सिंकिंग फंड संचय और अधिकाय है, सिंकिंग फंड संचय और अधिकाय है, देख लेंगे वहाँ से। अब हम बढ़ते हैं 45 नंबर की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फर्म के संयुक्त बीमा पॉलिसी ली जा सकती है जीवन भर, सभी साझेदार के संयुक्त, फर्म के कर्मचारी के, सभी साझेदार के पृथक पर, ए बी दो। देखिए ये जो 45 नंबर ऑप्शन है पूछ रहा है कि जो बताइए ए बी दोनों, यानी इसका आंसर होगा ए बी दोनों, यानी ए बी दोनों का मतलब हुआ, यहाँ देख लेंगे साझेदार के संयुक्त ले भी सकता है और साझेदार पृथक भी ले सकता है, इसलिए ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। अब 46 नंबर जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि चालू वर्ष के दौरान अग्रिम चंदा, अगर करंट ईयर में एडवांस चंदा मिलता है तो क्या होता है, तो लायबिलिटी होता है। स्थिति विवरण बैलेंस शीट क्या है, तो स्टेटमेंट है। ये भी आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो सिया है इसमें था, ध्यान रखें ये भी था, इसलिए आपको हम एक ही बार बोलेंगे 60 ऑब्जेक्टिव यानी 4 सेट 240 याद कीजिए, परीक्षा फिनिश हो जाएगा, ढंग से होगा, अच्छा से होगा, इसके लिए निफिकी रहिए। बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य का अर्थ उस मूल्य से है, बीमा पॉलिसी के समर्पित उस मूल्य से है जो पॉलिसी के देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता है, जो पॉलिसी को देय तिथि से प्राप्त हो सकता है, तो सी। चलिए उसके बाद ऋण पत्र मोचन निधि निवेश बिक्री पर लाभ खाते के पहले जमा की जाती है। ऋण पत्र मोचन निधि निवेश बिक्री पर हुए लाभ पहली बार जमा किए जाते हैं। तो 39 में लिख रहा है ऋण पत्र का मोचन कोष में है, ऋण पत्र मोचन कोष है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड होता है। चलिए, आय व्यय खाता का शेष दर्शाता है, आय व्यय खाता क्या दर्शाता है, तो नेट प्रॉफिट, सरप्लस और डिफेंस, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या आंसर निकल के आता है, यानी सरप्लस या डिफेंस ही आता है। आप चालू अनुपात, देखिए रेशियो का क्वेश्चन है, हम रेशियो के क्वेश्चन पर बात करेंगे, यहाँ से सिर्फ रेशियो 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 रेखा। चलिए आंसर देख लेते हैं, अगर आप इसको पढ़ा जाएगा तो समझ में आ जाएगा। चालू अनुपात क्या है,
चालू अनुपात एक लिक्विड रेशियो होता है, लिक्विड रेशियो होता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का पूछ रहा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो किस रेशियो में के दायरे में आता है, ये हम आपको बहुत जल्दी इस पर वीडियो लेकर आ रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। लॉकडाउन के कारण बहुत सारे आप लोग को क्षति हुआ, लेकिन नहीं होने देंगे। ये क्रियाशील अनुपात एक्टिव रेशियो में आता है। परिचालन लाभ अनुपात, परिचालन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में इसका आंसर ये होगा, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन गुना 100। चलिए, संचालन क्रियाओं से रोकड़ लागत गणना करते समय इनमें से किसी शुद्ध लाभ को जोड़ा जाता है। कह रहा है कि जब हम ऑपरेटिंग बनाते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि 54 नंबर सवाल में तो स्टॉक के कमी को जोड़ा जाता है, स्टॉक की वृद्धि को घटाया जाता है, लेनदार की वृद्धि को घटाया जाता है, लेनदार की कमी को जोड़ा जाता है। पूछ रहा है कि किसको जोड़ा जाए, तो यही एक सवाल है जो इसको आप लेनदार कमी घटेगा, यही एक जोड़ने वाला आइटम है। स्टॉक की कमी हो, किसी भी एसेट का कमी हो तो उसको जोड़ा जाता है। अब 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 55 नंबर जो क्वेश्चन, लंबी वीडियो हो गई, कोई बात नहीं, आधे घंटे आपके लिए बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, आराम से शांति से प्रेम से देखें, कोई दिक्कत नहीं। इनमें कौन से निवेश क्रिया रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है? निवेश क्रिया का उदाहरण है, जो ऑप्शन दिया उसी हिसाब से पूछ रहा है, निवेश क्रिया का उदाहरण कौन है? तो गैर चालू यानी सेल ऑफ नॉन प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट उदाहरण है, यानी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास बस 5 क्वेश्चन बचा है और लास्ट वीडियो तक बने रहे, और निश्चित रूप से आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और भी हमको मोटिवेट करने का प्रयास करें। सेल पूछ रहा है, सेल इतना हुआ, इतना हुआ, इतना, तो ये मैथ के हिसाब से 56 नंबर जो सवाल होगा, ये रेशियो में इसको निकाला जाता है और इसका जो मान आता है उसके हिसाब से इसका आंसर 8 गुना होगा, 8 टाइम्स होगा। इसका औसत रहती है, एवरेज स्टॉक पूछ रहा है, स्टॉक एवरेज स्टॉक के बारे में पूछ रहा है। स्टॉक एवरेज स्टॉक इसका जो दिया है कंसेप्ट, इससे एक मैथ बनाया जाए तो इसका 62,500 आंसर आएगा। 58 नंबर, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात का सूत्र बताइए, यानी फॉर्मूला बताना है कि इसका वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला, तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला इसमें याद करना होगा। यानी याद करने के अलावा इसमें कोई विकल्प नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वर्किंग कैपिटल। चलिए, स्टॉक इतना भी, ये भी फॉर्मूला की तरफ से इसका मैथ बन के आएगा, क्योंकि रेशियो बहुत कम ही नहीं हुआ है डील, तो चलिए उसके डील करने के लिए हम प्रयास करें, बहुत जल्दी डील करेंगे, क्योंकि आपके पास सिलेबस का प्रॉब्लम हुआ है, इस लॉकडाउन में मारा है। चलिए, लेखांकन अनुपात के प्रकार है, लेखांकन अनुपात के प्रकार है, देखिए 60 नंबर ऑप्शन है, लेखांकन अनुपात के प्रकार है, यानी इसका 4 आंसर होगा, और ये आपके पास ये तक हुआ। और चलिए हम लोग कोशिश करेंगे 1 से 60 तक है, आपके स्क्रीन पर आंसर भी लास्ट समराइज करके रख दिए। तो इस प्रकार से ये आपका सेट रहा, और आशा करते हैं कि आप सेट के सारे क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे, पढ़ेंगे। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, परीक्षा आपके सर पर है, एग्जाम आपको देना है, रिजल्ट आपका आएगा, खुशी हम लोग की होती है। तो चलिए, इसी के साथ आपका दिन शुभ मंगलमय हो, फिर नया वीडियो के साथ आपकी मुलाकात करता, तब तक सभी को धन्यवाद।